अभी आप सब चीज बदल सकते हैं, आदमी का डीएनए नहीं बदल सकते। हमारे डीएनए में आक्रामकता है। आज एक वीरप्पन गैंग है जो ये पूरे महानगर पालिका में कार्यरत है, और उस वीरप्पन गैंग का अगर कोई इनकाउंटर कर सकता है तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही करेगा। यहाँ पे मराठी आदमी को काम प्रेफरेंस क्यों? तो क्वेश्चन उनको ये योगी साहब को पूछना चाहिए। डीआरबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जिसका ताल्लुक है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव, सरचिटनीस कहे जाने वाले प्रवक्ता संदीप देशपांडे जी से। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और हम बात करेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन से लेकर आज तक की परिस्थितियों में क्या परिवर्तन पाया गया, आने वाले दिनों में उनकी क्या रणनीति होगी। संदीप जी, एक तो 2006 से बनी हुई पार्टी 15वां स्थापना दिवस पिछले दिनों आप लोगों ने मनाया। कहाँ पाते हैं आज अपने आप को, अपनी पार्टी को, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव देख चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि हर एक पार्टी में अगर आप देखेंगे तो हर एक पार्टी में उतार चढ़ाव सभी ने देखे हैं। अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। अभी जो आज की भारतीय जनता पार्टी है, कभी जनसंघ हुआ करती थी, उस समय में आप देखेंगे तो जब इमरजेंसी के बाद का जो जनता पार्टी के बाद का जो इलेक्शन था, वहाँ वो टाइम पे आप देखेंगे तो खुद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता की भी हार हुई थी उस इलेक्शन में। जी जी। और शिवाजी पार्क में एक रैली हुई थी, मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन तब अटल जी ने एक सवाल पूछा था लोगों से, क्या हारा हुआ अटल कैसा दिखता है देखने के लिए आप आए हैं? तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव हर एक की ज़िंदगी में आए हैं। कुछ पॉजिटिव बातें होती है, कुछ नेगेटिव बातें होती है। अगर आप शुरुआत में देखेंगे तो बहुत अच्छा एक यश कह सकते हैं, एक विक्ट्री कह सकते हैं, पार्टी को अच्छी मिली। विधान भवन में अच्छी खासी आप लोगों की एंट्री हुई, कॉरपोरेशन में अच्छा खासा आप लोगों ने संख्या प्राप्त की, और एक युवा वर्ग को आकर्षित करने में वो चार्म और ग्लैमर रासाब में तो था ही। लेकिन ऐसा क्या हुआ आने वाले दिनों में कि थोड़ा सा आप लोगों को या बैकफुट पे खुद से आए, या फिर ऐसी रणनीति रही, या फिर मतदाताओं का, मराठी मानुस का, अन्य भाषा भाषियों का समर्थन कुछ कम ज़्यादा हुआ? ऐसा क्या हुआ? देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति हो या पूरे देश की राजनीति हो, उसको अगर दो हिस्से में बांटेंगे तो एक 2014 पहले का ईरा है और एक 2014 के बाद का है। 2014 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को ज़रूर एक झटका लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये झटका क्या सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को लगा है? तो ऐसी बात तो है नहीं जी। अभी कांग्रेस पार्टी जो पूरे इतने सालों से सत्ता में थी, उनके पंतप्रधान थे, महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता थी, ऐसे बड़े पार्टियों को भी झटका लगा। जी। जिस प्रकार की एक लहर नरेंद्र मोदी साहब की हो या भारतीय जनता पक्ष की नहीं कहूँगा मैं, नरेंद्र मोदी साहब की कहूँगा, उनकी जो एक लहर आई, उस लहर में बहुत लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन मुझे लगता है अभी लोग संभल रहे हैं। लोग अभी इस बार अभी जो कोविड सिचुएशन हुआ, या उससे पहले जो नोटबंदी हुई, या उससे पहले आप देखेंगे कि जिस प्रकार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट लोग सोच रहे थे कि होगा, और एक काला धन वापस आएगा, ये जो सब जुमले थे, अभी लोगों को पता चलने लगा कि अभी ये जुमले नहीं काम किया। इन जुमलों ने, ये सिर्फ जुमले रह गए। संदीप जी, एक आपकी बात को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वो दौर 2019 के पहले का जो दौर था, उसमें सबसे आक्रामक अगर किसी ने विरोध किया था तो राज साहब थे। बिल्कुल। तो वो एक भूमिका तो उन्होंने पकड़ी थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि फिर थोड़ी सी शांति जैसी स्थापित कर? नहीं, शांति की बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि हम क्या राज साहब का हो या पक्ष का हो, किसी के लिए वैयक्तिक विरोध नहीं है। जी। इसमें कोई
प्राइवेट हमारा कोई उनके ऊपर गुस्सा नहीं है, लेकिन जो बात समाज के लिए गलत हो, जो बात महाराष्ट्र के लिए गलत हो, जो बात इस देश के लिए गलत हो, उस गलत बात को क्वेश्चन करना, उनको सवाल पूछना, ये काम विरोधी पक्ष की नाते राज साहब ने बहुत बखूबी निभाया। अगर आप देखेंगे तो 2019 में लोकसभा में आज जो सत्ता में बैठे हैं, कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, इनके तो होश उड़ गए थे। ये तो कोई फाइट करने की स्थिति में भी नहीं थे, इनकी पूरी आधी जान निकल गई थी। हाँ, ये बाई चॉइस नहीं, बाई चांस आई हुई सरकार है। यस, और तभी आपने देखा कि 2019 में भारतीय जनता पक्ष की जो लहर थी, उसके सामने पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से अगर कोई खड़े हुए हैं तो राज साहब ठाकरे खड़े हुए, और जो बात गलत थी वो गलत है। अगर कुछ सही हुआ है तो उन्होंने अभिनंदन भी किया है। जैसे राम मंदिर का निर्णय हुआ, हमने अभिनंदन किया। जैसे 370 का निर्णय हुआ, हमने अभिनंदन किया। देखिए, जो बात अच्छी है उसका हम ज़रूर वेलकम करेंगे, उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। लेकिन अगर कहीं गलत होता है, जैसे नोटबंदी का डिसीजन था, जिस वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश में बढ़ गई, या आपका जीएसटी का मुद्दा है, जो बात गलत है उसके बारे में गलत, कहीं ना कोई हाँ, बुरा नहीं है। अर्थव्यवस्था पर जब आया बात आई, तब मनसे ने वो एक भूमिका, एक जिसे मराठी में कहते हैं ठाम भूमिका उन्होंने ली। बिल्कुल। लेकिन इसके बाद परिस्थितियां कुछ और भी बदली। आपके अपने जो माना जाता था कि मनसे के शिवसेना छोड़कर और राज साहब के साथ आना, मनसे की सदस्यता लेना, उसके टिकट पे चुनाव लड़ना और फिर दल बदल एक साथ में कर देना, ये तो बड़ा आघात था उनके साथ। अब मनसे को ये विश्वासघात लगता होगा। जिन लोगों ने छोड़ा होगा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली होगी, या लगा होगा कि यहाँ नहीं रह सकते, और उन्होंने अपना दल बदल एक साथ कर लिया। तो ये इस परिस्थिति से कैसे मानसिक रूप से आप लोग निकले, और इसके लिए रणनीति आने वाले दिनों के लिए क्या बनाई आप लोगों ने? देखिए, ऐसा है, जिन्होंने दल बदला है उनमें 2-3 प्रकार के लोग होते हैं। उनकी मानसिकता मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, उनके मन में विचार क्या होता है। एक को तो भाई ऐसा लगता है कि भाई एक हाथ चुनाव हार गए या 2 चुनाव हार गए तो भाई ये पार्टी का कुछ हो नहीं सकता, हमारा कोई फ्यूचर इधर दिख नहीं रहा है, तो वो पार्टी बदल लेते हैं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो पार्टी के दम पर चुन के आते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि भाई दूसरे पार्टी में कुछ ज़्यादा अपने को ऑफ़र है, कुछ हो सकता है आर्थिक ऑफ़र हो या कुछ दूसरी ऑफ़र हो, तो उनको लगता है कि भाई अभी ये अपॉर्चुनिटी, वो उनको अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। जी। कि वो लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को देखते हैं तो तुरंत ग्रैब कर ले, वो कि आगे आए नहीं आए, उनको विश्वास, खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है कि भाई मैं वो वापस चुन के आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने दल बदला है। और कुछ हमारे जैसे छोटे महाराष्ट्र सैनिक होते हैं जी, जो राज साहब के ऊपर निस्सिम प्यार करते हैं, भले पार्टी की पोजीशन ऊपर हो या नीचे हो, ऊपर गई, परिस्थितियां कैसी भी हो, हम राज साहब के ऊपर विश्वास करते हैं। और हम ये मानते हैं कि सब लोग कुछ बातें जो होती है, जैसे राज साहब ने कहा था कि इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी कि आज जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जब उनके दरवाजे पे नॉक नॉक होगा तभी उनको लगेगा कि अरे यार मैंने गलती कर दी। अच्छा, सवाल और तो आज ये बात सही हो, सवाल उठने शुरू हुए हैं। सवाल उठने आज शुरू हुए हैं। जी। हर प्रकार की राज्य व्यवस्था पर आज सवाल हुए। आज महाराष्ट्र की कोई अलग परिस्थिति नहीं है। आज महाराष्ट्र की आप परिस्थिति देखोगे तो इस कोरोना की वजह से जिस हिसाब से सरकार को एक लोगों को आश्वस्त करना चाहिए था, आज वो सरकार नहीं कर रही है। आज स्कूल की फ़ीस की समस्या है, लोगों के जॉब्स नहीं है, लेकिन स्कूल वाले फ़ीस कम नहीं कर रहे, लोगों को फ़ीस भरनी पड़ रही है। अब लोग, कितने लोग ऐसे, अभी कुछ लोग, मैं हाल ही कल का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक स्कूल है जहाँ पे कुछ लोग हैं जो एयरपोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी आपको मालूम होगा कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद थी। अभी उन लोगों को, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उनको काम पे नहीं बुलाया गया, उनको तनख्वाह नहीं मिली, फ़ीस कहाँ से भरेंगे?
इसके बारे में सरकार आज बात करने को तैयार नहीं है। होटल इंडस्ट्री बंद, हयात जैसा होटल बंद हो गया, तो होटल इंडस्ट्री का पता आपको इससे लगता है कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है। और ये सब जो बिजनेस है ये एक दूसरे से लिंक करते हैं, और इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है, इसके बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ कोरोना के नाम पे लोगों को डराने का काम ये सरकार ने किया है। आज मतलब लॉजिक कैसा नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अभी लोगों को कहा कि भाई चलो आपके 50% ऑफिस खुले, आप चालू कर सकते हैं, रेस्टोरेंट 4 बजे तक चालू कर सकते। अभी वहाँ उस जगह पे काम करने वाले लोग हैं, वो ट्रैवल कैसे करेंगे, वो अपने काम पे कैसे जाएंगे? ये तो कोई रणनीति ठीक से कोई तैयार ठीक से रणनीति बिल्कुल। नहीं है, लोगों के बारे में सोच नहीं है। एक बारिश होती है पूरी मुंबई भर जाती है। तो ये गड्ढे सारे मुद्दे निकलने संदीप, आते हैं। ये सारे मुद्दे संदीप जी, इसे कितनी आक्रामकता से आप लोग उठा रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आपको क्योंकि पता देखिए है- मैं इसलिए आक्रामकता कह रहा हूँ कि वो पहचान है आप लोगों की, नहीं बिल्कुल, तो और उस पहचान के नाते कहा जा रहा है, उम्मीदें जिससे होती हैं कि वो इस तरह से विरोध करेगा, उसका विरोध का देखिए तरीका ऐसा ये है होगा। कि ये पूरे कोरोना के पीरियड में सन्मान्य राज साहब ने हमारे सभी महाराष्ट्र सैनिकों को एक आह्वान किया था कि भाई सरकार को तकलीफ मत दो, जी, सरकार पहले ही तकलीफ में है, और लोगों को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कायदा सुव्यवस्था का जो मसला है वो भी नहीं खड़ा होना चाहिए। इसलिए हम लोग ये पूरे कोरोना के पीरियड में एक हमने थोड़ी सी शांति बनाए रखी थी। हम सरकार को निवेदनों के द्वारा जी, लोगों की बातें बता रहे थे, लोगों की समस्याएं उनको गिना रहे थे। लेकिन अगर हाँ, सरकार मतलब आप लोग विषय को उठा रहे थे, लेकिन उतनी आक्रामकता से नहीं उठा रहे थे, क्योंकि एक पेंडेमिक क्योंकि का एक दौर है। पेंडेमिक सिचुएशन था। लोग भी तकलीफ में थे, सरकार भी तकलीफ में है, पुलिसों को ऑलरेडी एक्स्ट्रा बर्डन है, उसके ऊपर हम लोग बर्डन नहीं डालना चाहते थे। और इस प्रकार का आह्वान, लेकिन जब स्थितियां सामान्य होंगी तो उम्मीद की जा सकती है कि आप लोग फिर उसी रूप में उतरेंगे। बिल्कुल महाराष्ट्र, देखिए हमारा डीएनए वो है। जी अभी आप सब चीज बदल सकते हैं, जी। आदमी का डीएनए नहीं बदल सकते। जी जी, हमारे डीएनए में आक्रामकता है। और आपने देखा होगा कि इस कोरोना के पीरियड में भी बीकेसी का मुद्दा हो, जी जी, जिस प्रकार के नवाब मलिक साहब के जो चहेते हैं, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है उसका डॉक्टर्स को सप्लाई करने का। उन्होंने एमबीबीएस एमडी की जगह डेंटिस्ट भर रही है उधर। आज आप देखेंगे तो बीकेसी का जो कोविड सेंटर है, वहाँ का जो डेथ रेट है, बाकी जगह तो 5-6% है, वहाँ पे आप देखेंगे तो 37% डेथ रेट है। तो लोगों के जान से खेलने का काम इस प्रकार से हो रहा था। तो हमने वो मुद्दा बहुत ही आक्रामकता से उठाया। अभी उनकी इंक्वायरी लगी हुई है, यानी तो ये सारे मुद्दे आएंगे। बिल्कुल आएंगे। कॉर्पोरेशन को लेकर क्या, क्योंकि अगला वर्ष कॉर्पोरेशन का है। देखिए ऐसा है कि आपको तो आपके कॉर्पोरेटर तो जिन्होंने वो आए, मनसे का झंडा इस्तेमाल किया और फिर चले गए, तो उस कार्यकर्ताओं में नहीं बिल्कुल ऐसा है कि तैयारियां हैं आने वाले कॉर्पोरेशन की तैयारी हमने ऑलरेडी चालू की है। मतलब आप लोगों की बिल्कुल तैयारियां शुरू हो गई। हमारे जो नेतागण हैं, फिर नांदगावकर साहब है, अमित ठाकरे साहब है, हमारे नितिन सरदेसाई वो साहब है। एक अच्छा आप लोगों ने किया था, क्लास वगैरह लेकर बाकायदा एक प्रश्नावली टाइप का। हर एक को एक लोकसभा दी गई है जी। कि इस लोकसभा के अंदर आपके कितने कॉर्पोरेशन के वार्ड्स आते हैं, हर एक से मिलने का काम ये यानी internal आप लोगों का पैंडेमिक उस से दिशा में पहले काम- हमने चालू किया था। पैंडेमिक में थोड़ा उसको ब्रेक लगा क्योंकि मिलना जुलना पॉसिबल नहीं था, लेकिन हम उनके लगातार संपर्क में हैं। हमने आजकल में एक रिपोर्ट उस प्रकार की राज साहब को सौंपी है, और अभी जल्दी उसकी अगली रणनीति क्या होगी वो यानी पार्टी के वरिष्ठ नेता डिसाइड करेंगे। 2022 पूरी तरह से आप लोग तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अब- तैयार है, अब- और पूरी आक्रामकता से लड़ेंगे, क्योंकि आज एक वीरप्पन गैंग है जो ये पूरे महानगर पालिका में कार्यरत है, और उस वीरप्पन गैंग का अगर कोई एनकाउंटर कर सकता है तो वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही करेगी। क्या बात है। तो ये आपकी रणनीति पूरी तरह से तैयार है। एक और विषय रह जाता है, विषय तो खैर मुंबई शहर के, हम संदीप जी हम चाहेंगे कि एक कार्यक्रम में सब कुछ समेटा नहीं जा सकता। आपसे लगातार हम लोग संपर्क करते रहेंगे और आपको बुलाते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। एक विषय संदीप जी हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, राज ठाप का जिक्र हो रहा हो, और एक विषय ना आए तो अधूरा लगता है, वो है उत्तर भारतीयों का विषय।
उत्तर भारतीय एक ऐसा विषय है, जैसे ही उत्तर भारतीय राजनीति की बात आती है, परोक्ष अपरोक्ष मनसे का जिक्र आता ही है। राज साहब ने उसमें जिक्र कोशिश भी की, आप लोगों ने संपर्क भी किया, उत्तर भारतीयों के बीच भी जाने की, कुछ गलतफहमियां दूर करने की, कुछ गलतफहमियां लगातार बनी रहती हैं, बनाई जाती रहती हैं। इस दिशा में उत्तर भारतीय आपसे जुड़ता क्यों नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उतने बड़े पैमाने पर क्यों नहीं जुड़ता है, या जब जुड़ता है तो उसे संभाले रखने के लिए मनसे क्या कर रही है? देखिए, ऐसा है, अगर आपने राज साहब का वो भाषण सुना होगा जो उन्होंने उत्तर भारतीय जो मंच है उन्होंने बुलाया था राज साहब को, हमारे विनय दुबे थे जी, उन्होंने बुलाया था, तभी राज साहब ने ये भूमिका बहुत स्पष्ट तौर से कही थी कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनको महाराष्ट्र के ऊपर प्रेम है, वो सब हमारे हैं जी, जो सालों से यहाँ पे बाला साहब के दौर से ये एक भूमिका रही है। तो ये भूमिका हमारी है। और हमने उनसे ये अपील भी की कि क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछना है उनको, क्वेश्चन वहां पे पूछना है कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है। बेशक हो क्या रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भाई आप ये भेदभाव क्यों कर रहे हो, यहाँ पे मराठी आदमी को काम प्रेफरेंस क्यों। तो क्वेश्चन उनको ये योगी साहब को पूछना चाहिए, या उससे पहले जो उनके जो चीफ मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव साहब थे, मायावती मैडम है, या जो बड़े बड़े यूपी के जो कद्दावर नेता हैं, उनको ये पूछना चाहिए क्वेश्चन सभी उत्तर भारतीयों ने, या बिहार में हो नीतीश कुमार साहब को हो या उत्तर प्रदेश में हो, क्वेश्चन उनको ये पूछना चाहिए कि भाई हमको हमारी स्टेट, हमारा राज्य छोड़ के महाराष्ट्र में क्यों जाना पड़ रहा है, और इसमें गलती अगर किसकी है तो उन राज्यकर्ताओं की है जिन्होंने वहां पे विकास नहीं किया जी, सिर्फ विकास के नाम पे वोट बटोरने का काम किया। जो एक्चुअल विकास होना, देखिए विकास किसको कहते हैं कि भाई अपने स्टेट में कुछ इंडस्ट्री आए, कुछ अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए, जिसकी वजह से वहाँ के जो यूथ है उनको रोजगार मिले, उनको जॉब्स मिले। अच्छा, इंडस्ट्री कभी आएगी जब आप इंडस्ट्री को एक प्रकार का ऐसा सेफ माहौल देंगे जी, कि वहाँ पे सड़कें हैं, वहाँ पे बिजली है, उनको एक जिसको हम कहते हैं सुरक्षित वातावरण, उनको अगर लगेगा कि यूपी में भी है, बिहार में भी है, तो क्यों नहीं वहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। वो पलायन करेंगे ही क्यों, आएंगे ही क्यों, और वहाँ पे अगर इंडस्ट्री होगी तो वहाँ से यहाँ पे लोग आएंगे क्यों। तो ये सवाल तो चाहे राजनाथ सिंह जी हो, आज केंद्र में मंत्री हैं, चाहे योगी जी हो, नहीं मोदी साहब को भी पूछना चाहिए, वो भी वाराणसी से हैं। नीतीश जी, लालू जी, सारे के सारे लोग, और वो वाराणसी से जीत कर जाते हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की गति को क्यों नहीं जोर दिया गया? अगर राज ठाकरे ये सवाल करते हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये सवाल करती है, संदीप देशपांडे अगर ये सवाल करते हैं, तो आखिर गलत क्या है? आत्मचिंतन भी कोई चीज होती है, आत्मचिंतन करने की भी और एक मुद्दा खाली मुझे कहना है, लेकिन इसके बावजूद हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे जॉब मत करो। हमारा कहना है कि जो कानूनी चीज़ें, जैसे अभी ये पैंडेमिक में बहुत ये मुद्दा उभर के आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक टिप्पणी की। मुद्दा ये है कि वहाँ से अगर लोग इधर आते हैं तो यहाँ के लेबर कमिश्नर को उनको रजिस्टर कराना चाहिए, और वहाँ के लेबर कमिश्नर से भी रजिस्टर कराना चाहिए। देखिए, इसमें एक बात ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कौन आ रहा है कौन जी, उसमें मुद्दा ये है कि अगर वहाँ से लोग इधर आते तो एटलीस्ट यहाँ के सरकार को पता है। अभी जैसे पैंडेमिक का सिचुएशन आ गया, अगर सरकार सोचती है कि भाई यहाँ के जो माइग्रेंट्स है या मजदूर है, जो माइग्रेंट्स मजदूर है, उनको हम खाना पहुँचाए, कहाँ पहुँचाए, वो कहाँ पे है? उसमें भी ये पूरी तरह से व्यवस्था ना होने के कारण उनकी इतने लोगों को पैदल अपने घर जाना पड़ा, उसकी कोई सूची ना होने सूची ही नहीं है, तो वो एक हैवॉक का माहौल तो बना, लेकिन उसको आने वाले दिनों में क्या ये मुद्दे रह जाएंगे? और यही मुद्दा जी 2006 से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कह रही है कि भाई रजिस्टर कराओ, उसकी एक सूची बनाओ। तो क्या लगता है सरकार जागेगी? तो मुझे लगता है कि देखना ये चाहिए कि राज साहब का विजन क्या है। जब वो कह रहे थे कि सूची बनाओ सूची, अगर वो सूची बन गई होती तो आज इतने लोगों को यहाँ से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, कलकत्ता नहीं जाना पड़ता। यहाँ के लोगों को यहाँ पे रह के उनके घर पे खाना मिल सकता था। और मैं ये बात बहुत गर्व से कहूँगा कि हमारे सभी महाराष्ट्र सैनिकों ने ये पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत जगह
फूड पैकेट्स दिए, बहुत जगह हॉस्पिटल्स के बिल कम कर दिए, जिनको हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं उनको भर्ती कराने का काम किया। हर जगह, हर शाखा प्रमुख, हर हमारा शाखा अध्यक्ष, हर महाराष्ट्र सैनिक ने ये काम किया। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को भी कि भाई आपका नाम क्या है, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन से राज्य से हो, ये बिना पूछे उनको सिर्फ मदद और मदद करने का काम ये पूरे पैंडेमिक सिचुएशन में किया है। आने वाले दिनों में क्या उम्मीद की जाए? आपके अपने जो यूथ आइकॉन के रूप में राज ठाकरे को देखा जाता रहा है, देखिए राज साहब तो महाराष्ट्र निर्माण से नवनिर्माण सेना जब बनी थी तो युवा ज़्यादा आकर्षित हुआ था। उन युवाओं को क्या आने वाले दिनों में क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपके साथ जुड़े, मानसिक रूप से अभी भी जुड़े हुए हैं, सक्रिय न हो वो अलग विषय है। देखिए ऐसा है कि 2014 से लेके 2021 है, मराठी में एक म्हण, पुला खालनं बरंच पाणी वाहून गेलंय। जी, काफ़ी बहुत ज़्यादा पानी बहुत बह ज़्यादा गया बह है। चुका है। लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ गए हैं। यहाँ सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, झूठे वायदे कौन कर रहा है, किसने अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ पे सरकार बना डाली। अभी ये पूरे जो आप पार्टी देखेंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एक पार्टी है जो अपने मुद्दों से चिपक के रहेगी। कभी भी फालतू टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ राज साहब ने किया नहीं, और आज भी हम ये मानते हैं और राज साहब की हमको सीख है कि भाई जिधर अन्याय देखोगे उधर आपकी लात पड़नी चाहिए, और हमारी लात पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी जिन रणनीतियों पर आप लोग अपनी स्थापना की थी उस रणनीतियों पर बने रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी आप लोगों के कई रूप देखने को मिलेंगे, और उसका सकारात्मक जो रवैया है आपकी पार्टी का शायद वो लोगों को भाए, और जिन बातों को आपने पहले रखा था लोगों की आज समझ में आ जाए तो भी बहुत बेहतर होगा। संदीप जी, आप आए, आपने कई विषयों पर बात की, कई विषय अधूरे रह जाएंगे, इस पर हम फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। आपने अपना समय निकाला और अपने लोगों से बात की, कई मुद्दे छूटे हैं, कई मुद्दों पर आपने बात की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। धन्यवाद। ये थे संदीप देशपांडे जी जो भूत, वर्तमान और भविष्य पर बात कर रहे थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। आने वाले दिनों में कई चीज़ें बदलेंगी, कई रंग सियासत के देखने को मिलेंगे। उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की क्या भूमिका होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और इस पर DRV न्यूज़ की विशेष नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इससे विषय संदीप देशपांडे जी से, मनसे से या राज साहब से जुड़े हुए कोई भी विषय हो तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा DRV न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक। फिलहाल के लिए इतना ही। संदीप देशपांडे जी को, सैयद सलमान को और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों का और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।